बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेब 2.0, 3.0 एंड सिमेंटिक वेब। जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं या फिर गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं, इसी तरह से वेब में वेब 1.0, 2.0, 3.0 की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ये असल में स्टार्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स, वेब सिस्टम्स देखे थे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाया जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस वो डेवलप होती रही, उनमें डायनामिक कंटेंट का कॉन्सेप्ट आता रहा और लेटेस्ट फीचर्स इंक्लूड होते रहे, तो उसका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता रहा। ठीक है, तो देखें पहले है वेब 1.0। वेब 1.0 refers to the first stage in the World Wide Web which was entirely made up of web pages connected by hyperlinks। तो इसमें एंकर टैग को यूज करते हुए हाइपरलिंक्स के जरिए से डिफरेंट वेब पेजेस कनेक्ट किए जाते थे और स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती थी। ये था दौर वेब 1.0 का। बर्नर्स ली सेज वेब 1.0 इज द रीड ओनली वेब। ये एक साइंटिस्ट है बर्नर ली, वो कहता है ये रीड ओनली वेब है, स्टैटिक। ठीक है, यानी कि जिसमें जो यूजर है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। It is generally believed to refer to the web when it was a set of static websites that were not yet providing interactive content। तो ये ऐसी वेबसाइट्स थी, ऐसी वेब एप्लीकेशंस थी कि जो स्टैटिक कंटेंट ऑफर कर रही थी और इंटरेक्टिविटी इसमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। यानी कि वेब 1.0 इंटरेक्टिविटी से खाली थी, और जब इंटरेक्टिविटी शुरू हुई तब यूं कह लें कि वेब 1.0 का ड्यूरेशन, उसका जो दौर था वो फिनिश हो गया और वेब 2.0 स्टार्ट हो गई। Exactly where web 1.0 ends and web 2.0 begins cannot be determined। तो इसको डिटरमिन तो नहीं किया जा सकता, as this is a change that happened gradually over time as the internet became more interactive। तो ये वेब 2.0 तो ग्रेजुअली ये चेंज आई है, इंटरेक्टिविटी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई और स्टैटिक के बजाय डायनामिक इंटरेक्टिव कंटेंट वेबसाइट्स में नजर आना शुरू हो गए। तो जैसे ही इंटरेक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई वहां से वेब 2.0 का आगाज हो जाता है। वेब 2.0 is the name used to the describe second generation of the World Wide Web where it moved static HTML pages to a more interactive and dynamic web experience। Web 2.0 is focused on the ability for people to collaborate and share information online via social media, blogging and web-based communities। अब आप देख लें, जो कम से कम पाकिस्तान में जो फेमस सोशल मीडिया है वो आज भी फेसबुक है। उसमें आप देख लें कि जो डेवलपर्स हैं उनका जो कंटेंट है वो तो ना होने के बराबर होगा, वो तो एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है मैक्सिमम। तो बल्कि जो एडवर्टीजमेंट है वो भी कस्टमर्स और यूजर्स ही उसको यानी कि पेड वो यानी चलाते हैं एडवर्टीजमेंट भी। अदरवाइज जो एंड यूजर्स हैं 98%, 95% कंटेंट एंड यूजर्स वहां पे पॉपुलेट करते हैं। कोई पोस्ट लगा दी, कोई पहले से जो पोस्ट चल रही है उसके ऊपर कमेंट कर दिया, अपना रिएक्शन दे दिया। ठीक है, तो जो पहले से पोस्ट वहां पे लगी हुई हैं वो भी किसी ना किसी यूजर ने शेयर की हुई हैं। ठीक है, तो जब से ये सोशल मीडिया और उसके ऊपर इंटरेक्टिविटी शुरू हुई, ब्लॉगिंग, तो वहां से वेब 2.0 का आगाज हो जाता है। वेब 2.0 signaled a change in which the World Wide Web became an interactive experience between users and web publishers
rather than the one way conversation that had previously existed. पहले सिर्फ क्या होता था, डेवलपर ने पब्लिश कर दिया, यूजर्स ने देख लिया, बस वन वे ट्रैफिक थी, जो डेवलपर चाहता वो दिखाता, यूजर उसके ऊपर आमतौर पे कोई फीडबैक कमेंट भी नहीं कर सकते थे, अपना कंटेंट पब्लिश करना तो बड़ी दूर की बात थी। लेकिन इंटरेक्टिविटी के आते ही यूजर्स डेवलपर के कंटेंट के ऊपर अपना फीडबैक भी देने के काबिल हो गए, बल्कि अपना कंटेंट वो वेबसाइट्स के ऊपर किसी वेबसाइट के ऑनर ना होते हुए भी वो वेब कंटेंट जनरेट करना शुरू हो गए, कंटेंट पब्लिश करना शुरू हो गए। जैसे हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख लें, बेशुमार यूजर्स वो अपनी वीडियोस कंटेंट पब्लिश करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे देख लें, और भी हजारों किस्म के मीडियाज हैं, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, जहां पर हम पब्लिश कर सकते हैं कंटेंट, या फिर कम से कम पहले से पब्लिश्ड कंटेंट के ऊपर हम अपना फीडबैक, कमेंट्स वगैरह दे देते हैं। It also represents a more populist version of the web where new tools made it possible for nearly anyone to contribute regardless of their technical knowledge. जिनको ये भी नहीं पता वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, जिनको ये भी नहीं पता वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या है, जिनको ये भी नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, वो भी पब्लिश कर रहे हैं। जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन हैं, जिनको ये सारी बेसिक चीज़ों का भी नहीं आइडिया, उनके भी फेसबुक के अकाउंट हैं, वो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल टिकटॉक ने तो आके सारा कुछ ही मतलब ये कि वो कर दिया ना मिक्सअप, अब बड़ा कंटेंट जनरेट हो रहा है, लोग अवेयर हैं या अनअवेयर हैं, वो लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, लेकिन यूजर्स अब अपना कंटेंट पब्लिश करके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज कईयों के पास है और बहुत सारों के पास नहीं है। उसके बाद वेब 3.0। वेब 3.0 is slated to be the new paradigm in web interaction and will mark a fundamental change in how developers create websites, but more importantly how people interact with those websites. तो ये इंटरेक्टिविटी में भी एक नया पैराडाइम है, एक नया समझ लें कि इसमें टेक्नोलॉजीज, ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज है, एनवायरनमेंट है, जहां पर सिर्फ ये बात कंसिडर नहीं होती कि डेवलपर्स किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि यूजर्स तक वो कंटेंट पहुंच कैसे रहा है और यूजर्स उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, यूजर इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। यानी कि सारे मामलात, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। Computer scientists and internet experts believe that this new paradigm in web interaction will further make people's online lives easier and more intuitive as smarter applications such as better search functions give users exactly what they are looking for। ठीक है जी, तो ये जो नया पैराडाइम है, इससे यूजर्स की, पीपल की लाइफ भी आसान होगी, जो वो ढूंढना चाहेंगे उनको एग्जैक्टली वो मिल जाएगा। सिंस इट विल बी akin to an artificial intelligence which understands context rather than simply comparing keywords as is currently the case। अब आप देखें, मैं आपको इसका आपने ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली, आप गूगल पे कुछ सर्च करें, ठीक है, आप फेसबुक पे उससे रेलिवेंट आपको ऐड मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कोई इंटरेक्शन करें, किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, चैटिंग करें, वहाँ पे आपने जो कीवर्ड्स लिखे, आपको उस तरह के एडवर्टीजमेंट आपको फेसबुक पे आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब जो वेब है वो मोर इंटेलिजेंट हो गया है। अब टारगेटेड एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, फेसबुक ने एडवर्टीजमेंट को एक नई डायमेंशन दे दी है, नया पैराडाइम उसने दे दिया है, और जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इंटेलिजेंट हो गई है। आप जिस पर्सन को, जिन टारगेट यूजर्स को अपनी प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाना चाहते हैं, ब्राउशर्स दिखाना चाहते हैं, ऐड दिखाना चाहते हैं,
आप उनको टारगेट कर सकते हैं एज ग्रुप वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, जेंडर वाइज। ठीक है जी, तो ये चीजें हम खुद आज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये है वेब 3.0 जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई। अब ये एक टाइमलाइन आपके सामने है कि कैसे आगाज हुआ वेब का, कब हुआ और किस तरह से वो वेब 3.0 और इवन वेब 4.0 पे पहुंच चुका हुआ है या जा रहा है, उस तरफ डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा आप देखें तो 1980s 1990s में पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू होता है। ठीक है जी, और इसमें कई एक टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, विंडोज और उसके अलावा कई ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। फिर 1990s 2000 तक वेब 1.0, इसमें ये देखें आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो टेक्नोलॉजीज वो डेवलप होती रही, HTTP, HTML, XML, जावा, फ्लैश, जावास्क्रिप्ट, सोप, P2P एंड सो ऑन। फिर 2000 से 2010 तक जो दौर था, ड्यूरेशन था, वो वेब 2.0 का था और 2010 से 2020 तक वेब 3.0 और अब वेब 4.0 का ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है और ये 2030 तक ये एक्सपेक्टेड इसका जो मतलब प्रेडिक्शन कह लें वो की गई है। तो वेब इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व हो गई। ये कैसे हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्निक्स डेवलप होती रही, टूल्स डेवलप होते रहे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट आसान हो गई, उसमें इंटरेक्टिविटी आती गई और बढ़ती गई। ठीक है, तो इसमें हम स्पेशली देखते हैं वेब 3.0 के फीचर्स क्या है, मतलब हमें कैसे हमने 1.0 और 2.0 को तो इजीली डिफरेंशिएट कर लिया कि 1.0 स्टैटिक वेब पेजेस थे, 2.0 में इंटरेक्शन शुरू हो गई। अब 3.0 में भी इंटरेक्शन है लेकिन वो इंटरेक्शन का लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके कुछ फीचर्स देखते हैं ताकि हमें बात आसानी से समझ आ जाए। तो 4 फीचर्स हैं जो कि वेब 3.0 को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कि सिमेंटिक वेब, द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द वेब इन्वॉल्व्स द सिमेंटिक वेब। The semantic web improves web technologies in order to generate, share and connect content through search and analysis based on the ability to understand the meaning of words rather than on keywords or numbers. तो ये सिर्फ वर्ड्स और कीवर्ड्स को मैच करके कंटेंट शो नहीं कर रहा। अब आजकल कंटेंट कैसे डिस्प्ले हो रहा है, कंटेंट कैसे शेयर हो रहा है कि वो वर्ड्स के, कीवर्ड्स के मीनिंग्स और उसके ऑल्टरनेटिव्स, उसके सिनोनिम्स, इसको भी देखता है। और उसकी एक मैंने आपको डायमेंशन ये भी बताई, आपने ऑब्जर्व अगर नहीं किया तो आइंदा कीजिएगा। आप कोई गूगल पे सर्च करें, आप व्हाट्सएप पे कोई आप चैटिंग करें, उसमें कोई कीवर्ड्स आप यूज करें तो वो फेसबुक पे आपको उसी तरह के एड्स नजर आएंगे। आप ये मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि ये मुझे ऐड क्यों दिखाया जा रहा है, आपके सामने वो स्क्रीन पे ऐड क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या होती है? आपने कहीं ना कहीं गूगल पे उसको सर्च किया होता है, वो कंटेंट, वो टॉपिक, वो कीवर्ड। सिमेंटिक वेब। उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंबाइनिंग दिस कैपेबिलिटी विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP in web 3.0. Computers can understand information like humans in order to provide faster and more relevant results. अब देखें, हम जो ह्यूमंस हैं वो सम टाइम अगर किसी पर्सन की बात कंप्लीट हो तो अंडरस्टैंड तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर बात कंप्लीट ना हो, इशारा हमें मिल जाए, इशारों किनारों में भी हम बात को समझ जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस में स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, सिमेंटिक्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, बाज़ औक़ात इन बिटवीन द लाइंस मीनिंग कुछ और होते हैं। ठीक है,
तो अब वेब भी उसी तरह से इंटेलिजेंट होता चला जा रहा है. They become more intelligent to satisfy the needs of the users. तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इसके अलावा मशीन लर्निंग और 2-3 और इसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, डाटा माइनिंग, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी बेस पे बेशुमार आसानियां भी पैदा हो रही हैं और कुछ बहरहाल कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं. नेगेटिव पर्पसेस के लिए भी लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. तो ये सेकंड फीचर था वेब 3.0 का. उसके बाद है कनेक्टिविटी. विद वेब 3.0 इंफॉर्मेशन इज मोर कनेक्टेड, मोर रेलिवेंट. ठीक है, इजीली आप सर्च कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को. यूबिक्विटी, ये आपको पहले भी डिस्कस गालिबन हो चुका है. Content is accessible by multiple applications. Every device is connected to the web. The services can be used everywhere. तो ubiquity में 3 keywords आते हैं: anytime, anywhere, with any device. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं वेब 3.0 के साथ. इसके बाद थोड़ा सा हम सेमेंटिक वेब को देखते हैं ज़रा डिटेल में. The semantic web is an extension of the World Wide Web through standards by the World Wide Web Consortium. तो W3C World Wide Web Consortium ये एक इदारा है जो कि वेब के स्टैंडर्ड्स को डिवेलप करता है और मेंटेन करता है, पब्लिश भी करता रहता है अक्सर औकात. तो ये semantic web extension है वेब में एक. According to the W3C, the semantic web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise and community boundaries. तो वो डाटा वो मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल मशीन्स वो शेयर कर रही हैं और उसको रीयूज कर रही हैं सेमेंटिक वेब में. The semantic web is therefore regarded as an integrator across different content, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स. तो ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, क्या इसका किरदार है, किस तरह का ये रोल प्ले करता है? ये इंटीग्रेटर है. इंटीग्रेटर, इंटीग्रेशन कहते हैं दो चीज़ों को मिला देना. तो ये क्या कर रहा है सेमेंटिक वेब, ये डाटा जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको कई चीज़ों में, कई एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करवाता है, करता है. कम्युनिकेशन ईजी हो गई है. ठीक है, डाटा को इंटरप्रेट करना आसान हो गया है, डाटा को डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करना आसान हो गया. The term was coined by Tim Berners-Lee for a web of data or data web that can be processed by machines. तो इसने ये एक पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी बर्नर-ली ने. वो क्या थी? वेब ऑफ डाटा. ठीक है जी, या फिर डाटा वेब. उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? जाहिर बात है जब रिसर्च होती है, कोई साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट्स होती रहती है, फिर वो मॉडिफाई हो जाती हैं चीज़ें. लेकिन उसमें जो पॉयनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया जाता है. तो इसने टिम बर्नर-ली ने एक वेब ऑफ डाटा का कॉन्सेप्ट दिया था. इसने डाटा वेब का कॉन्सेप्ट दिया था. दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय मशीन्स. ऐसा डाटा जो कि मशीन्स प्रोसेस करेंगी. ठीक है, दैट इज वन इन विच मच ऑफ द मीनिंग इज मशीन रीडेबल. और उसके जो मीनिंग है वो मशीन मीनिंग्स को भी रीड करेगी, ना सिर्फ डाटा को रीड करेगी बल्कि उसके सेमेंटिक्स को भी रीड करेगी, उसके मीनिंग्स को भी रीड करेगी. तो अब मशीन्स हमें आइडिया है कि वो हमारी इंटेलिजेंट होती चली जा रही हैं. रोबोटिक्स पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है. हमारे घरों में कई एक स्मार्ट मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं. इवन हमारे एयर कंडीशनर स्मार्ट हो गए. तो ये स्मार्ट होना कोई ऐसी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. अगर कोई एयर कंडीशनर आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है तो उससे स्पेसिफिक टेम्परेचर से वो बिलो या अपवर्ड नहीं जाता, मेंटेन करता है, तो ये स्मार्टनेस है. ठीक है, अगर आपके डिफरेंट डिवाइसेस खुद से ऑटोमेटिकली डिसीजन ले रही हैं तो वो स्मार्ट डिवाइसेस हैं. तो अब डाटा मशीन प्रोसेस भी कर रहा है, मशीन डाटा को प्रोसेस भी करती है और उसको अंडरस्टैंड भी करती है.
बर्नर-ली ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड हिज विजन ऑफ द सिमेंटिक वेब एज फॉलोज. उसने ये कहा था, आई हैव अ ड्रीम फॉर द वेब in which computers become capable of analyzing all the data on the web, the content, links and transactions between people and computers. उसका ये I have a dream for the web in which computers become capable of analyzing all the data on the web, the content, links and transactions between people and computer. तो ऐसे वेब का ड्रीम किया बर्नर साहब ने, साइंटिस्ट ने, कि ऐसे कंप्यूटर्स हों, ऐसा वेब का एनवायरनमेंट हो कि वो एनालाइज कर सके डाटा को एनालाइज करे, उसको शेयर करे, यानी कि इंटेलिजेंट हो जाए वेब. A semantic web which makes this possible has yet to emerge, but when it does, the day-to-day mechanism of trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to machines. तो ये gradually, step by step, ये वाला जो ख्वाब था उनका, ये जो टारगेट था, वो अचीव होता चला जा रहा है. ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, मामलात मशीन डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं. ठीक है, हमारे देखते देखते कई एक चीज़ें बदल गई. आप देखें, यानी कि आपकी होश की बात होगी, बैंक्स के बाहर लाइंस लगी होती थी. अब एक नई बेशुमार वेज हैं, मेथड्स हैं बिल जमा करवाने के. ठीक है, ATM मशीन्स आ गई. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम डिपॉजिट करवाते हैं अपना कैश, वो हमारा बैंक में कोई टेलर बैठा होता है. ठीक है, कैशियर बैठा होता है, वो कैश लेता है, हमारा जो कैश है वो डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, अब मशीन्स आ गई हैं जहाँ पे जिसको यूज़ करते हुए आप डिपॉजिट कर सकते हैं. और आपके देखते देखते ये नियर फ्यूचर में, अगले 4-5 साल में, बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि जो स्टाफ है वो बड़ी डाउनसाइजिंग होगी. वहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी. जिस तरह से ATM मशीनों ने बड़ा काम आसान कर दिया. पहले जब क्रेडिट लेना होता था, कैश लेना होता था, तो जाना पड़ता था बैंक में. बैंक टाइमिंग के बाद आप कैश नहीं ले सकते थे. ATM मशीन ने बड़ा वर्कलोड कम किया. अब वो जो डिपॉजिट मशीन्स आ गई हैं कई सिटीज़ में, एडवांस्ड सिटीज़ में, जो हमारे यहाँ पे, यानी कि यू कैन से लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो ये इंशाल्लाह ताला अगले चंद सालों में, आने वाले चंद सालों में आप बैंक्स में देखेंगे लोड कम हो जाएगा. ठीक है, बैंक्स हमारे ई-बैंकिंग सिस्टम रह जाएंगे. ठीक है जी, और इसके अलावा कई चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया. तो मज़ीद आने वाले दौर में ये भी चेंज होगा. तो आज के लिए इंशाल्लाह ताला इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे.